शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में ही हम आज नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, वो है शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो शैशवावस्था में किस तरह से बालक का, नवजात शिशु का शारीरिक विकास होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि शैशवावस्था की जो आयु मानी गई है वो क्या है, जन्म से 6 वर्ष। कितनी मानी गई है? जन्म से 6 वर्ष। तो इसी शैशवावस्था के बारे में बालक का जो शारीरिक विकास होता है वह किस रूप में होता है, किन किन तथ्यों के आधार पे होता है और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जिसमें शैशवावस्था में शारीरिक विकास किन किन रूपों में देखने को मिलता है। तो जो पहला है वो है भार। ठीक है, पहला क्या है? भार। तो जो नवजात शिशु होता है उसके भार में विकास किस तरह से होता है, हम कह सकते हैं कि जो शैशवावस्था के बालक होते हैं, शैशवावस्था के बालक में दो, अगर जो हम एक बालक पढ़ते हैं और एक बालिका पढ़ते हैं, ठीक है, एक बालक पढ़ते हैं और एक बालिका पढ़ते हैं, कि बालक का शारीरिक भार किस तरह से बढ़ता है और बालिका का भार किस तरह से बढ़ता है। तो जन्म के उपरांत बालक का जो भार होता है वो 7.15 पाउंड होता है। ठीक है, जन्म के समय बालक का जो भार होता है वो कितना होता है? 7.15 पाउंड होता है, जबकि बालिका का जो भार होता है वो कितना होता है? 7.13 पाउंड होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालिकाओं की अपेक्षा बालक का जो भार होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। इसी रूप में हम ये देखते हैं कि इनका विकास, इनके शरीर के भार का विकास किस रूप में होता है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि 6 वर्ष की आयु 6 माह में इस नवजात शिशु का या शैशवावस्था के जो भी बालक हैं, इनका जो भार होता है वो क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। जबकि 1 वर्ष की आयु में, 1 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से हम देखें तो 5 से 6 वर्ष की आयु में शैशवावस्था के बालक का जो भार होता है वह 38 से 40 पाउंड हो जाता है। कितना हो जाता है? 38 से 40 पाउंड हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था के जो भी नवजात शिशु हैं, बालक हैं, उनके भार में विकास किस तरह से होता है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि बालक का जो भार होता है वो 7.15 पाउंड होता है और बालिका की जो भार होती है वो 7.13 होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जन्म के उपरांत बालक की भार की अपेक्षा बालिका का जो भार होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, लेकिन जो ही 6 महीने में जाते हैं, 6 महीने के बाद उस नवजात शिशु यानी कि शैशवावस्था के बालक का जो भार होता है क्या होता है? 2 गुना हो जाता है। और 1 वर्ष के बाद क्या हो जाता है? वही भार 3 गुने में हो जाता है। जबकि 5 से 6 वर्षों में उस बालक का जो शारीरिक भार होता है कितने हो जाते हैं? 38 से 40 पाउंड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से हम इसके लंबाई के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? लंबाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब लंबाई क्या होता है कि जन्म के समय, इसको भी हम 2 फैक्टर में देख सकते हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं वो एक बालक का और एक बालिका, है ना। तो सबसे पहले हम बालक के बारे में पढ़ते हैं। तो बालक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है जन्म के उपरांत? तो 20.5 इंच होती है। कितनी होती है? 20.5 इंच होती है। जबकि बालिका की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 20.3 इंच होती है। ठीक है, इस तरह से हम देखें तो जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है बालिका की अपेक्षा क्या होती है? बड़ी होती है, या हम कह सकते हैं कि ज्यादा होती है। अब इस तरह से देखें तो 3 से 4 वर्षों में जो बालक की लंबाई है, हम कह सकते हैं कि बालिका की लंबाई बालक की लंबाई से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लंबाई में विकास होता है। ठीक है, अब इसके बाद से आता है सिर एवं मस्तिष्क का विकास। ठीक है, क्या था? सिर एवं मस्तिष्क का विकास। ठीक है, अब सिर एवं मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जन्म के समय, ठीक है,
अतः हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में जो एक नवजात शिशु होता है, उस नवजात शिशु का जो सिर या मस्तिष्क होता है, उसकी जो लंबाई होती है वह कुल शरीर के लंबाई का 1/4 भाग होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक है, यानी कि जो बालक की कुल शरीर की लंबाई है, उसके कुल शरीर की लंबाई का जो हम कह सकते हैं कि लंबाई होता है वो उसके मस्तिष्क का कितना होता है? 1/4 होता है। जबकि जो शैशवावस्था का बालक होता है या जो शिशु होता है, उस समय उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि शैशवावस्था में बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो कितना होता है? 350 ग्राम होता है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद से आता है हड्डियां। ठीक है, क्या आती हैं? हड्डियां। अब हड्डियां शैशवावस्था के जो बालक होते हैं उनकी हड्डियां क्या होती हैं? बहुत ही कोमल होती है। क्या होती है? कोमल होती है, लचीली होती है, लचीली होती है। ठीक है, और इस अवस्था में यानी कि शैशवावस्था में बालक के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो कितनी होती है? 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शैशवावस्था के बालक होते हैं उनकी हड्डियां क्या होती है? कोमल होती है, लचीली होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 270 होती है। उसके साथ ही क्या होता है? इनके अंदर कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ अन्य पदार्थों के, अन्य खनिज पदार्थों के सेवन से, खनिज पदार्थों के सेवन से क्या होते हैं? इनके हड्डियों का विकास होता है। क्या होता है? हड्डियों का विकास होता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अस्थिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिकरण कहते हैं। या हम इसी प्रक्रिया को और भी एक नाम से जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अस्थि निर्माण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अस्थि निर्माण। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि बालक शैशवावस्था में बालक के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 207 होती है। इनका विकास किस रूप में होता है? तो कैल्शियम फास्फेट एवं अन्य खनिज पदार्थों के द्वारा क्या होती है? इनके हड्डियों में क्या होती है? थोड़ा थोड़ा विकास होती है, और इस तरह से विकास होने के साथ साथ इनके हड्डी का क्या करती है? अस्थिकरण करती है, जिनके माध्यम से इनके अस्थियों का निर्माण होता है, और वह जो प्रक्रिया कहलाती है वो प्रक्रिया अस्थिकरण या अस्थि निर्माण कहलाती है। ठीक है, इस तरह से हम हड्डियों को भी देखें। अब इसके बाद से आता है दांत। ठीक है, इसके बाद से क्या आता है? दांत। अब देखिए दांत किस तरह से निकलता है शैशवावस्था के बालक एवं बालिकाओं में, या हम कह सकते हैं कि नवजात शिशु में। तो ये जो दांत है, यह जब बालक की आयु 6 या 7 माह का होता है, तो इसके दूध के दांत निकलने लगते हैं। किसके दांत? दूध के दांत। और दूध के दांत में सबसे पहले इसके दांत का जो निचला हिस्सा होता है, उस निचले हिस्से का सबसे बीच वाला जो दांत होता है वह निकलता है। यानी कि शैशवावस्था में बालक के जो दांत निकलते हैं वो कितने माह पे निकलते हैं? 6 या 7 माह पे निकलते हैं। और उस दांत को हम किस नाम से जानते हैं? दूध के दांत के नाम से जानते हैं। और वह सबसे पहले जो निचला हिस्सा होता है मुंह का दांतों का, उसमें जो बीच का दांत होता है, सबसे पहले वही दांत निकल कर आता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? जब यह बालक 4 या 5 महीने में जाता है, या हम कह सकते हैं कि 6वें महीने तक इसके दूध के दांत क्या होते हैं? धीरे धीरे गिरने लगते हैं, और इसके बाद से इसके अंदर अस्थायी दांत निकल आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से आता है अन्य अंग। अन्य अंग क्या होता है कि अन्य अंगों में हम ये देखते हैं कि बालक के कुल शरीर की लंबाई का जो भार होता है वह उसके मांसपेशियों का 23% होता है। कितना होता है? 23% होता है। ठीक है, और इस तरह से हम ये देखते हैं कि 6 वर्ष में पहले माह में बालक की जो धड़कनें होती हैं, क्या धड़कनें, वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कती हैं? 140 बार धड़कती हैं।
जबकि 6 वर्ष में यह धड़कनों की संख्या कम होकर कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है, 100 बार ही धड़कती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सहस्त्रावस्था में बालक के शारीरिक विकास, भार, लंबाई, सिर व मस्तिष्क, हड्डियां, दांत एवं अन्य भाग जो भी अन्य अंग हैं, इनका इन रूपों में विकास होता है। ठीक है, अब इन विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो कौन सा है, वंशानुक्रम। अब हम कह सकते हैं कि जो वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम क्या होता है कि माता पिता से जो भी प्राप्त गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है कि जो भी माता पिता होते हैं उनका प्रभाव उनके बालक पे पड़ता है। कैसे, अगर जो हम ये कह सकते हैं कि कोई माता पिता स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छी है, तो उनके बालकों के भी शारीरिक स्वास्थ्य क्या होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन कोई ऐसे माता पिता जो रोग से ग्रसित है, चोट से ग्रसित है, तो उनका शारीरिक विकास अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे माता पिता के जो संतान होंगे उन संतानों का जो शारीरिक विकास होगा क्या होगा, प्रभावित होगा और अच्छे रूप में दिखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का भी प्रभाव शारीरिक विकास पर पड़ता है। ठीक है, अगला है वातावरण। वातावरण का भी प्रभाव हमारे शारीरिक विकास पर पड़ता है। जैसा हमारा वातावरण होगा, अतः हम कह सकते हैं कि स्वच्छ वातावरण होगा, स्वच्छ जलवायु होगी, अच्छे धूप प्राप्त होंगे जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर जो हमारा एनवायरमेंट अच्छा होगा तो हमारे शारीरिक विकास भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। हम अच्छे एनवायरमेंट से बिलोंग करते हैं तो हमारे शारीरिक विकास अच्छे होंगे। अगर जो कोई बालक किसी बंद कमरे में रहता है, किसी ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे उसे धूप अच्छे से नहीं मिलती है, वहाँ पे वायु, शुद्ध वायु नहीं मिलती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, उसके शारीरिक विकास में अनेक प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं, जिसके माध्यम से उसके शारीरिक विकास पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि वातावरण का भी प्रभाव शारीरिक विकास पर पड़ता है, ये भी एक प्रकार का कारण है। अगला है पौष्टिक भोजन। ठीक है, पौष्टिक भोजन भी क्या है, हमारे शरीर को प्रभावित करता है। जिस रूप में हमें भोजन प्राप्ति होती है उसी रूप में हमारा शरीर का विकास होता है। अगर जो हमें अच्छा और पौष्टिक भोजन प्राप्त हो तो हमारे शरीर का विकास भी अच्छे से होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं होगी। जिस रूप में हमें भोजन की प्राप्ति होगी उसी प्रकार से हमारा शरीर का विकास होगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के निर्माण के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हमारे शारीरिक विकास अच्छे से हो सके। अगला है नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या का तात्पर्य क्या, कि समय से उठना, समय से जगना, समय से खाना, समय से पीना, समय से सोना। अतः हम कह सकते हैं कि साथ ही साथ समय से पूरे दिन हम क्या करें, खेल व्यायाम, इनमें भी हम अपना कुछ समय दें, जिसके माध्यम से हमारी शारीरिक स्वास्थ्य बनी रहे। अगर जो हमारी नियमित दिनचर्या हर चीज टाइमली है, सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, खेलने का, व्यायाम करने का, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ेगा और हमारा शारीरिक विकास अच्छे से होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो अगला प्रभावित करने वाला कारक है वह है निद्रा व विश्राम। अगर जो हम कहें तो एक नवजात शिशु क्या कम से कम 15 से 20 घंटे का नींद लेता है, लेकिन जो ही 3 या 4 वर्ष का जब बालक हो जाता है सहस्त्रावस्था में, तो उसके लिए कम से कम 12 घंटे का नींद आवश्यक है। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर जो बाल्यावस्था का बालक है तो कम से कम 10 या 8 घंटा, कितना, कम से कम 10 या 8 घंटा। उसी प्रकार से किशोरावस्था में तो हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक विकास में निद्रा का भी, विश्राम का भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पौष्टिक आहार का। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक विकास में नींद एवं विश्राम का होना आवश्यक है, जिसके द्वारा हम क्या कर सके, आराम कर सकें और उस आराम के द्वारा हमारे शारीरिक ग्रोथ हो सके। ठीक है, अगला है स्नेह व प्रेम। देखिए, एक बालक के विकास में उनके जितने भी पक्ष होते हैं, एक बालक के जितने भी पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सभी पक्षों में स्नेह एवं प्रेम का जो हम कह सकते हैं कि कारण है, इसके माध्यम से जो विकास होना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। क्यों? क्योंकि जो भी बालक है इनके लिए प्रेम एवं स्नेह बहुत ही आवश्यक तथ्य है।
अगर जो इन्हें प्रेम एवं स्नेह के माध्यम से क्या किया जाता है, इनकी दिनचर्या नियमित संचालित नहीं की जाती है, अतः हम कह सकते हैं कि इनको प्रेम एवं स्नेह के माध्यम से इनको क्या किया जाता है, प्रभावित नहीं किया जाता है, तो इनका विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई माता पिता ऐसे हैं जो जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके माध्यम से उस बालक को स्नेह एवं प्रेम नहीं मिल पाता है और वह अनेक प्रकार की दुविधाओं में, कठिनाइयों में, अनेक प्रकार के समस्याओं से वह ग्रसित रहता है। उसका मानसिक जो समस्याएं होती हैं, मानसिक रूपी जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी तनाव होती हैं, जिसके माध्यम से उसके शरीर के विकास में प्रभाव पड़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के शारीरिक विकास में स्नेह एवं प्रेम का होना आवश्यक है। साथ ही साथ माता पिता के स्नेह प्रेम, परिवार के स्नेह प्रेम के साथ साथ एक विद्यालय में शिक्षक का भी बालकों के साथ स्नेह एवं प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, जिसके माध्यम से उसके विकास अच्छे से हो सके। अगला है खेल एवं व्यायाम। खेल एवं व्यायाम के भी माध्यम से बालक का शारीरिक विकास होता है। बालक को कम से कम पूरे दिन में कोई ना कोई एक गेम खेलना चाहिए। सुबह के समय उसे व्यायाम करना चाहिए, जिसके माध्यम से उसकी जो भी अस्थियां हैं क्या हो सके, वह विकसित हो सके, जिसके माध्यम से उसका शारीरिक विकास हो सके। ठीक है। अगला सामाजिक आर्थिक स्थिति। जो भी बालक का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति होता है, इसका भी क्या होता है, उसके विकास पे प्रभाव पड़ता है, उसके शारीरिक विकास पे प्रभाव पड़ता है। समाज में उसका कैसा वर्चस्व है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति में उसके पास से धन कैसा है, उसके धन के माध्यम से उसे पौष्टिक भोजन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इन सभी प्रकार के तथ्यों के आधार पर उसके हम कह सकते हैं कि विकास में प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास में सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियां भी क्या है, एक प्रकार का प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसके माध्यम से बालक का शारीरिक विकास होता है। इस तरह से आज का जो हमारा वीडियो था, शैशवावस्था में बालक के शारीरिक विकास, ये समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।